हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक G20। G20 क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। इस 20 कंट्रीज में 19 प्लस 1 19 कंट्रीज है और वन ग्रुप ऑफ यूनियन है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और कैसे हम इसको इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। G20 है क्या? तो जैसा डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो एक साथ आते हैं और एक साथ आकर के डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्रीज है उसमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हेल्थ इश्यूज को भी टारगेट किया जाएगा और इसके साथ साथ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजों को भी लिया जाएगा। एक चीज हम लोग देखे थे चैप्टर 1 ज्योग्राफी में, एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या था कि ग्रुप ऑफ कंट्री मिलकर डिसाइड किए थे कि 21st सेंचुरीज में हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। तो ये चीजें भी इसमें डिस्कस की गई है कि 20 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्रमोट करेंगे। अगर प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इंडिया को फर्स्ट टाइम इसकी प्रेसिडेंसी मिली है। सबसे पहली बार G20 का सबमिशन हुआ 1999 में। क्यों हुआ? अब तो एशियन जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उससे निपटने के लिए इसको सबमिशन को किया गया। फर्स्ट टाइम इसका जो मीटिंग है वो 2008 में हेल्ड किया गया, यूएसए में पहली बार मीटिंग हुआ था। ये बात माइंड में लॉक करके रखेंगे हम लोग। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इंडिया को फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंसी मिला हुआ है और प्रेसिडेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक के बीच में है। जैसे एक पार्ट कर लेते हैं हम लोग ऐसे। देखिए, अगर हम बात करते हैं 2022 में, क्योंकि ये एनुअल होता है सबमिशन। 2022 में इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सेकंड जो सबमिट हुआ वो आपका इंडिया में हुआ, ठीक है। ये कब हुआ? तो 2020 2023 में हुआ। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सबमिट जो होगा वो हमारा कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा, ठीक है। और ये कब होगा? 2024 में, 2024 में होगा। ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, ठीक है। ये इंडिया के न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देखे हैं, जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में बटा हुआ था। दो ग्रुप का मतलब यूएसए और सेकंड ग्रुप था यूएसएसआर। सेकंड ग्रुप इज यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बटा हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि हम दोनों ग्रुप में किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम एक अलग एसोसिएशन बनाएंगे जिसका नाम देंगे नाम, नॉन अलाइड मूवमेंट। तो इस तरह के बहुत सारे एसोसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। तो सार्क में बहुत सारे जो जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसको इंक्लूड किया गया है। इस तरह के एसोसिएशन जिसका मेन वर्क होता है उस रीजन से या उस कंट्री का डेवलपमेंट करना, तो वही इस एसोसिएशन का मेन फोरम होता है। जैसा कि हम देखे हैं, बोला कि ग्रुप ऑफ 20 नोन एज अ 20 फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें 20 जो कंट्रीज है इनका मेन टारगेट क्या रहेगा? इनका मेन टारगेट रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। प्रेसिडेंसी कब से कब? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी मिला। G20 वर्ग की फोरम गिव्स इंडिया द यूनिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पहली बार इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिला है 2023 में। लीडरशिप कौन है, लीडर कौन है इसके? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब सबमिशन हुआ? 1999 में। और क्यों हुआ? तो एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद, उससे निपटने के लिए इसका मतलब इसका फॉर्मेशन किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करते हैं किस चीज को? तो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और इसमें जो 19 कंट्रीज और वन जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के डेलीगेट्स होते हैं आकर के मिलते हैं और ऐसे इश्यूज को इजिली सॉर्ट आउट करते हैं। डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड करते हैं सेंट्रल बैंक इन इंडिया जो है वो, और रिजर्व बैंक। सेंट्रल बैंक इन इंडिया किसको बोला जाता है इंडिया में?
इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बोला जाता है। तो आरबीआई करेंसी है उससे रिलेटेड चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, वह डिसाइड करते हैं। और इसमें प्रीमियम फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन G20 प्लेज अ वाइटल रोल। G20 में जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है वाइटल रोल प्ले करते हैं, शेपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल आर्किटेक्ट एंड गवर्नेंस ऑन ऑल द मेजर्स इंटरनेशनल इकोनॉमीज। वर्ल्ड के जो मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड क्या रहेगा, ये भी इसमें डिटरमाइन होता है। इसमें जनरली वर्ल्ड के जो डेवलपिंग नेशन है एक साथ आते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। बोला कि ग्रुप ऑफ 20 was strengthened and the upgraded to the level heads of the states ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब आ गया, 2007 में। फिर स्टार्टिंग में G20 बना क्यों था, तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1999 से निपटने के लिए बना था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम आए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक एसोसिएशन बनाया, और उसी का एग्जाम्पल आपका G20 है। ये अभी G20 है, याद रखिएगा, ये अभी G20 है। लेकिन नेक्स्ट समिट में वन कंट्री ऐड हो जाएगा और बन जाएगा G21। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 19 है, और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। इसमें कितने कंट्रीज है, तो कंट्री का नाम हम माइंड में लॉक कर लेते हैं ऑर्डर वाइज। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ए से 2 कंट्रीज है। ऑर्डर वाइज देख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ब्राजील, ठीक है, एक कंट्री। कनाडा और चाइना, यहाँ पर कितने हो गए, 2 कंट्री। फ्रांस, एक कंट्री। जर्मनी 1 जी से। इंडोनेशिया, इटली और ये कितने हो गए, 3 कंट्री हो गए। जापान 1 कंट्री। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 1 कंट्री। मैक्सिको एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। रसिया 1। सऊदी अरब एंड साउथ अफ्रीका 2 कंट्री। टर्की 1। यूएसए और यूके 2 कंट्री। यूरोपियन यूनियन 1 कंट्री। और अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर ऐड कर देंगे, अफ्रीकन यूनियन, तो यहाँ पर 1 कंट्री। इस तरह से 21 कंट्रीज हो जाएंगे। तो इसको सीक्वेंस वाइज हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है। तो अगर आपको सीक्वेंस पता है कि कौन कौन से मेंबर है, इसलिए आप फाइंड आउट कर लोगे। इसका मेन फॉर्मेशन क्यों हुआ, तो करंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चर जो कंटेस्ट था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए G20 का फॉर्मेशन हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रीज। सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रीज हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, और उस चीज के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। द कंटेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वर्ल्ड जैसे अर्थ के अलग अलग रीजन में लाइज करने वाले कंट्रीज जो हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये उसका गुड्स वहां भेज रहा है, इसका गुड्स यहाँ भेज रहा है, इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड इजिली होता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल रहते हैं, एमएनसीज कंपनी का एंट्री होती है, और ये वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्ट ऑफ जो गुड्स है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। देखिए, इसमें एक फेमस सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन हो सकता है कि थीम क्या है इसका। तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक फैमिली की तरह है। और इसको लॉन्च किए हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। G20 का जो लोगो है, ये हमारे जो जो भी होस्टिंग कंट्री होता है जनरली उसके लोगो से उसके फ्लैग से इंस्पायर्ड होता है। और ये जो लोगो है G20 का, वो हमारे फ्लैग सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अर्थ, और जो जिसपे एक लोटस बना हुआ है। इंडिया नेशनल फ्लावर्स दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ ऑफ अमिड चैलेंजेस। नेशनल फ्लावर्स जो है वो आपके वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोटस इज आर नेशनल फ्लावर। इस एसोसिएशन का मेन फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या है, क्यों फॉर्म हुआ, तो ट्रेड को फ्लोराइज करने के लिए, कैसे ट्रेड आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हम एक चीज जानते हैं, वर्ल्ड WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड फ्लोराइज करने में सहायक होता है। क्लाइमेटिक चेंज, जो क्लाइमेट चेंज और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट में
अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, ये चीजें। हेल्थ, जैसे डेडली डिजीज है उससे कैसे निपट सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोविड, कोविड से कैसे निपटा गया, कैसे वर्ल्ड के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए। एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ जो सीड्स है, ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी टर्म है, इरिगेशन के बेस्ट फैसिलिटीज है, ये सारी चीज देखेंगे। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में आप हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करेंगे, जहाँ पे कार्बन न के बराबर रिलीज होता है और जनरली इन्वायरमेंट उससे प्रोटेक्ट होता है, तो ऐसी, और इसका स्टॉक भी अनलिमिटेड होता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे, कार्बन इमिशंस वाली जो गैसेज है उसको कम से कम यूज करेंगे। एंटी करप्शन, किसी भी लेवल पे हम करप्शन नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम एसोसिएशन या ऑथराइजेशन कोई भी चीज बनाएंगे। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका मेन थीम, मेन एजेंडा है। आप इसको याद करोगे, वीवीआई, आप इसको वीवीआई में रखोगे, ठीक है। ये आपके 20 कंट्रीज है, वो आपको बता चुके, 20 कंट्रीज ऑर्डर वाइज दिया हुआ है। अच्छा, G20 में दो चीजें, G20 दो ट्रैक पे लाइज करता है, एक बात हम लोग जान लेंगे। G20 कितने ट्रैक पे, G20 जो है दो ट्रैक पे लाइज करता है। एक ट्रैक जो है वो फाइनेंशियल ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक जो होता है वो, ये सारे फर्स्ट इश्यूज को, जो फाइनेंशियल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। शेरपा ट्रैक क्या होता है, शेरपा जो है नेपाल की एक कम्युनिटी है, जनरली गाइड कम्युनिटी मानी जाती है, इन हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जानी जाती है। और इसको अमिकांत दास जो करके पर्सन है, वो इस बार की तरफ से शेरपा थे, मतलब हर साल अलग अलग शेरपास को रिप्रेजेंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और अमिकांत दास इस बार शेरपा थे। इसमें, इस मीटिंग में वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया था, जैसे यूनाइटेड यूएस, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस थे यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मैक्सिमम आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे। उसमें से एक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सबके, और ये सारे को इनवाइट किया, तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बोर्ड, एफएसबी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजों को, ठीक है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस मीटिंग में बुलाया गया था, ताकि हम कैसे ये जो कंट्रीज है इनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो चाहे डेवलप्ड नेशन हो, उन सारे को। G20 का जो मेन एजेंडा था वो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी था, कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। द एजेंडा ड्यूरिंग द सेकंड समिट वाज एज, बोला कि फॉलो अप टू द फर्स्ट, फर्स्ट समिट के बाद सेकंड समिट हुआ, ये चीजें। और फर्स्ट समिट में जो चीजों को टारगेट पर रखा गया था उसी को सेकंड समिट में भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंस स्टेबिलिटी, एफएसबी बोर्ड जिसको हम लोग बुलाए हुए थे इस मीटिंग में, वो भी इजली इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हुए दिखेंगे। ये मीटिंग जो है, इंडिया में 200 मीटिंग्स हुए, 50 सिटीज में, और 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। वर्ल्ड के जो G20 में 20 कंट्री के डेलीगेट्स आए थे, इंडिया के अलग अलग रीजन में मूव करके वहाँ की कल्चर ट्रेडिशंस को जानते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस चीज को। जैसे हॉर्निबल फेस्टिवल चल रहा था नागालैंड में, जिस समय मीटिंग स्टार्ट हुई, वहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग रीजन के जो डेलीगेट्स थे वहां पर जाते हैं, उस चीज को देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो है ग्लोबल इकोनॉमी, एक तो इकोनॉमी इंप्रूवमेंट के लिए जो 20 कंट्री है, ग्लोबल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए एसोसिएशन बना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इट हैज बिकम एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, बोला कि सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इन सारी चीजों को, कैसे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, प्लास्टिक का कम कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें टारगेट की गई इसमें। इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे 24/7 अवेलेबल है हम लोग, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बोर्ड का एग्जाम आपका पास में है और हमारे ऐप पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई है। एग्जाम्पल के लाइव क्विज, जिसमें आप क्विज दे करके आप अपना लाइव स्कोर भी जान सकते हैं। जो गलत रहेगा उसका सही आंसर आपको उसी समय पता चल जाएगा, या आपको उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। जो फॉर्म रहेगा या एक्सेल शीट में, आप वहां से जान सकते हो। इसके अलावा ऐप पे क्विज भी चैप्टर वाइज अवेलेबल है, तो आप वो उसको भी दे सकते हैं 1 क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन पेपर है, आप उसको जरूर बनाइए, क्योंकि काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और बोर्ड के एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। और भी हम लोग बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपको कुछ सैंपल पेपर दिया जाए एग्जाम से पहले। हर साल जैसे पिछले साल काफी अच्छा स्कोर किए थे बच्चे, ऑफलाइन बैच में भी ऑनलाइन बैच में भी। तो मेरी टारगेट यही रहती है, हमारी टीम की टारगेट यही रहती है कि जितना अच्छा से अच्छा स्कोर करे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़िए, फ्री में सारा चीज अवेलेबल है आपके लिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।